हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, दुनिया की हर कदमों में आपका सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरा दोस्त, कल वक्त भी आपका गुलाम होगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल RS रमन 2.0 में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अब बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए तमाम बिहार के सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती को बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, इसमें भाग लेकर के उत्तीर्ण करना जरूरी है। ऐसे में RS डायमंड टीटी क्लास के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे साथी जो है शाम के 8 बजे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसे बहुत सारे भर्ती भाग भी लेते हैं और अच्छे खासे उनके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में साथी आप भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। RS डायमंड ऑफिसर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और टीम से संपर्क करके साथी आप आसानी से भाग ले सकते हैं। तमाम ऐसे मटेरियल है, PDF है, जो साथी आपको आसानी से वहां प्राप्त भी हो जाएगा। तो सबसे पहले साथी आज मैं आपके सामने जो है 11 नंबर वीडियो लेकर के आ चुका हूं और इससे पहले 10 ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को साथी मैंने आपके साथ उपलब्ध करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। और खास करके साथी आज का वीडियो तो कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है मॉक टेस्ट का, सबसे पहले आप तक जो है जरूर ही पहुंच जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे ही साथ ही आपको लिंक मिलेगा टीम के माध्यम से क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ऊपर में नाम और नीचे पासकोड डालना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देना है। मैंने भी साथ ही यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हूँ। अब नया पेज आपके सामने खुल करके सामने आ जाएगा। बिल्कुल साथी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि यह मॉक टेस्ट जो है बीपीएससी शिक्षक परीक्षा पर आधारित है और इसमें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी की पूरी संभावना रहेगी कि वो फाइनल परीक्षा में भी उत्तीर्ण करके सरकारी शिक्षक बन करके देश और समाज का सेवा करेंगे। ऐसे में जुड़ने के लिए RS डायमंड ऑफिसर के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और फटाफट साथी आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूं। अब प्रश्नों का दौर में साथी हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर का साथी आ चुका है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथी। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को करंट अफेयर मिल सकता है कि हाल में ही कौन भारत का प्रथम ऐसा जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। तो साक्षर तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, साक्षर तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें निरक्षर कहा जाता है। लेकिन साथ ही सवाल तो बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कार्यात्मक रूप से, मतलब अपने एक्टिविटी के माध्यम से देश को बता चुका है कि हम जो है साक्षर है। पहला ऐसा जिला, तो यह जिला खास करके आपको ध्यान रखना है कि यह जिला कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में एक जिला का नाम है मंडला। जैसे अपने बिहार का जिला का नाम है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है मंडला। और खास करके इस जिला को पहली बार साथी जो है प्रथम जिला के रूप में कार्यात्मक साक्षर होने का दर्जा प्राप्त हुआ। फिलहाल साथी इसे हम लोग 4 नंबर पे क्लिक करके सबमिट कर देते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और ये मैथ का क्वेश्चन है साथी, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा माइंड लगाइए, सवाल बिल्कुल बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। थोड़ा सा सबसे पहले प्रश्न को समझिए, गणित को बनाने से पहले प्रश्न को समझ लीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, सीता और गीता आमदनी का अनुपात इतना। आमदनी किसको कहते हैं बताइए? आमदनी किसको कहते हैं? आमदनी कहते हैं कि इनकम करना, मतलब आय करना। जैसे अगर कोई महीना का, जैसे आप मास्टर साहब बनेगा बीपीएससी वाला, तो आपको 35 से 40 हजार का महीना मिलेगा, तो आपका आमदनी हो गया 35 से 40 हजार। उसमें फिर आपका खर्चा कितना है वो, जितना आमदनी हो रहा है जितना खर्चा हो रहा था, आमदनी में से खर्चा को जब घटाइए दीजिएगा तब ना बचत बचेगा। तब क्या बचेगा? बचत बचेगा। लेकिन यहाँ पर दूगो महिला है, वो का नाम है सीता है, वो का नाम है गीता। दोनों के अनुपात में देल है, अनुपात में देल है 8:11। 8:11 आमदनी है, मतलब इस अनुपात में आमदनी हो रहा है। खर्चा कहते हैं दोनों के, तो 7:10 में है, मतलब सीता का आमदनी 8, खर्चा 7। ये सीता का हो गया। सीता का आमदनी 8, खर्चा 7। सीता का आमदनी 8, खर्चा 7। सीता का आमदनी 8, खर्चा 7। अब देखिएगा 11 जो है आमदनी है, गीता का खर्चा 10। गीता का आमदनी 11, खर्चा 10। तो प्रश्न क्या करा, तो सीता की आमदनी बताना। सीता का लिखे, कंडीशन भी दिया है कि दोनों 1000 रुपया बचाता। कितना बचाता है? 1000 बचाता। देखिए सीता आमदनी कितना किया? 8।
कितना आमदनी किया 8x, कितना आमदनी किया 8x, खर्चा किया 7x, कितना खर्चा किया 7x, अब बराबर बचा कितना लिया 1000, बचा लिया कितना 1000। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि 8x सीता आमदनी किया, 7x खर्चा किया, बचा लिया 1000। अब इसको हल कर लीजिए, 8 में 7 गया तो एगो x, तो एगो x का मान आ जाएगा 1000, एगो x का मान आ जाएगा 1000, एगो x का मान आ जाएगा 1000, एगो x का मान 1000, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1000। अब कह रहा कि सीता की आमदनी कितना है, तो सीता का आमदनी आपको पता है कि 8 है, कितना आमदनी है 8 है, कितना आमदनी 8 है, तो 1000 में 8 से गुना कीजिएगा तो 10,000 तो नहीं ना होगा, 8,000 ना होगा, तो 1000 को 8 से गुना करेंगे तो 8,000 ना होगा। सीते ने मांग रहा है तो सीता का मांग रहा तो यही उत्तर होगा। लेकिन अगर गीता का मांग देता तो अब की करते, तो 1000 को 11 से गुना करते, किससे गुना करते 11 से गुना करते, किससे गुना करते 11 से गुना करते। तो सीता का मांग रहा तो 1000 को 8 से गुना करेंगे 8000 होगा। फटाफट आंसर को सबमिट कर दीजिए। चलिए देखिए साथी, बिल्कुल 40 प्रश्न को मैं ऐसे तरीके से समझा दूंगा, बिल्कुल आपको दोबारा समझने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि चर यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से तीन किसी तरह से समान है आ एगो असंगत है। देखिए 4 गो तो ऑप्शन पहले दिल है, 4 गो क्या दिल है ऑप्शन दिल है, इनमें से 3 गो एके ढंग का है, 3 गो एके ढंग का है, 3 गो एके तरह का है, ठीक ना, आ एगो इनमें से अलग है, एगो इनमें से अलग है। तो 4 गो दोस्त है, 4 गो में से 3 गो एक ढंग का है, आ एगो उसमें जो है बागर अगर हो गया तो बागर को छांटना है, बागर को छांटना है, बागर को छांटना है। तो कैसे छांटिएगा, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा माइंड लगाइए। देखिए बीकर का यूज करते हैं प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी प्रयोगशाला में यूज करते हैं बीकर का प्रयोग, प्रयोगशाला में करते हैं, लैब में यूज करते हैं बीकर का प्रयोग। डॉपर का यूज भी प्रयोगशाला में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, प्रयोगशाला तो समझ में आ रहा होगा जहां पर लैब में सर्च यानी कि रिसर्च वगैरह की जाती है। तो रिसर्च करने के लिए साथी जो है, खोज करने के लिए जो है बीकर का, डॉपर का, इस सब का यूज किया जाता है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब का भी उपयोग जो है आपको लैब में ही की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तीनों का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। किसमें की जाती है प्रयोगशाला में, किसमें किया जाता है प्रयोगशाला में। लेकिन कंपास जो होता है ना, कंपास, तो कंपास का नाम सुने होंगे आप लोग, और नहीं सुने होंगे तो हम बता देते हैं। कंपास जो होता है यह दिशा का सूचक होता है, यह दिशा को बताता है, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं दिशा की तरफ ये इंगित करता है। तो कंपास जो है दिशा का सूचक है। लेकिन ये तीनों जो है, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। अब बताइए, ये 3 गो एक ढंग का है, एगो बागर निकल गया, एगो निकल गया बागर, तो बागर को निकल गया कंपास, तो कंपास से बागर एक तो छांटना है भाई रे। तो यह पर आंसर दबा करके बस इसको सबमिट कर देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है तो दूसरा का पहला से है। मतलब कह रहा है कि दूसरा पहला जो संबंध है ना, वैसे ही तीसरा का चौथा निकालना है। मतलब पहला दूसरा तो एक ढंग का है, तो संबंध को सबसे पहले रीजनिंग के प्रश्न को बनाने के लिए संबंध अगर स्थापित कर ले तो समझिए आपका प्रश्न चुटकी में हल हो गया, चुटकी में हल हो गया। बस समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ए का हो गया जेड, ए का हो गया जेड, एक है पहला अक्षर और जेड है अंतिम अक्षर, एक है पहला अक्षर जेड है अंतिम अक्षर, एक है पहला अक्षर जेड है अंतिम अक्षर। अब बी है दूसरा, तो वो अंतिम से दूसरा, ई शुरू से दूसरा, ई अंतिम से दूसरा वाई, तो ई सी जो है तीसरा शुरू से एक्स है और तीसरा अंतिम से। तो बात को समझ में आ रहा होगा। डी है पहला, यानी डी है चौथा जो है शुरू से, और डब्ल्यू है चौथा अंतिम से। मतलब ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स और डी का उल्टा डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू। अब देखिए जी का उल्टा क्या होगा टी, जी टी, जी टी, जी टी, जी टी क्या होता है जी टी होता है। और एच का उल्टा एस होता है, एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा आर होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी में 26 को अक्षर होता है ना, आधा को आधा के उल्टा कर दीजिएगा अपने हो जाएगा। जे का उल्टा क्यू होता है, देखिए ठीक है ना। तो यहाँ पर जी का उल्टा टी हो गया, एच का उल्टा एस हो गया, आई का उल्टा आर हो गया, जे का उल्टा क्यू हो गया। आसानी से, कुछ नहीं है, प्रश्न आसान है। 26 को तो लेटरवे है, और 26 को लेटरवा में ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, ऐसे करके थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रश्न चुटकी में हल हो जाएगा। तो कितना निकल गया टी एस आर क्यू। तो बिल्कुल इसी पर क्लिक कीजिए, सबमिट मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखिए दादा साहेब फाल्के
फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आम आदमी को तो मिलेगा नहीं, जो फिल्म के क्षेत्र में बढ़िया काम करेगा उसी को न मिलेगा, जो बढ़िया काम करेगा उसी को न मिलेगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये मिला था, किनको मिला था? मोहन मिश्रा को मिला था? नहीं। शारदा सिन्हा को मिला था? नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा को? नहीं। ये अशोक कुमार को मिला था पुराने ही समय में, अभी नहीं, पुराने ही समय में, ठीक ना। तो पुराने ही समय में 1999 के आसपास इनको जो है मिला था। क्या मिला था? अशोक कुमार, जो बिहार के भागलपुर के निवासी थे, इनको मिला था। क्या मिला था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। इसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो ध्यान दीजिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला बिहार का ये व्यक्ति का नाम क्या है? अशोक कुमार। जाकर के इंटरनेट पर सर्च कीजिए अशोक कुमार, ठीक ना, आपको बिल्कुल सर्च हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति, द्विपक्षीय एक अभ्यास का नाम है उदार शक्ति, भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो देखिए उदार शक्ति एक क्या है? एक क्या है? एक यहाँ पर जो है खास करके दो देशों के बीच में चलने वाला अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। क्या है? सैन्य अभ्यास है। मतलब इस भारत का भी सेना एगो दूसरों देश के सेना आपस में प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पर उदार शक्ति नामक एक प्रैक्टिस हुआ था भारत और किस देश के बीच में? तो मलेशिया के बीच में। किसके बीच में? मलेशिया के बीच में। किसके बीच में? मलेशिया के बीच में। तो भारत और मलेशिया के बीच में जो प्रैक्टिस चला था, सैन्य अभ्यास का जो प्रैक्टिस चला था, ये द्विपक्षीय अभ्यास था। जो साथी कहीं न कहीं जो है यह किस देश के बीच में हुआ था? मलेशिया के बीच में। तो बिल्कुल साथी मलेशिया पर क्लिक करके इसे फटाफट सबमिट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय। देखिए प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक केकरा कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय मतलब ऐसा कौन सा बिहार में जिला है जिस जिला में जितने सारे लोग हैं वहां की आमदनी अच्छी खासी है। आपको पता होगा कि अगर घर में 5 आदमी हैं, पांचों आदमी अगर इनकम कर रहा तो उसका प्रति व्यक्ति आय उस परिवार का ज्यादा होगा, उस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा। लेकिन कोई एक ऐसा परिवार है जैसे 5 आदमी तो 5 है लेकिन कमाने वाला मात्र एक व्यक्ति है, तो इसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? निम्न होगा। इसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? निम्न होगा। इसी तरीके से पटना एक ऐसा जिला है जहां पर मैक्सिमम जो है लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं, इनकम करते हैं, जैसे भी इनकम करे, कुछ से भी करे, ठीक ना। इनकम का सोर्स यहाँ ज्यादा है तो यहाँ का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा। लेकिन और सब जो जिला देख रहे हैं यहाँ पर गांव देहात है, गांव देहात में क्या होता है? ज्यादा लोग जो है खाने वाले होते हैं, कमाने वाले कम लोग होते हैं। मतलब 10 लोग पर 1 लोग कमाने वाले, 5 लोग पर 1 लोग कमाने वाले, तो प्रति व्यक्ति आय कहाँ से बढ़ेगा? आप ही बताइए। तो बिहार में पूछेगा प्रति व्यक्ति आय सब ज्यादा, तो पटना का, चूंकि पटना में जितने फैमिली में जितने सारे लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और पैसा को इनकम करते हैं, और पैसा इनकम जखन होगा परिवार में बेसी आदमी का, तो ऑलरेडी समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय बढ़िए जाएगा, ठीक ना, बढ़िए जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी कंप्यूटर की कीमत 20% कम हो जाती है और बेचे जाने वाले कंप्यूटर में 20% की वृद्धि हो जाती है तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कंप्यूटर के रेट घटेगा तो रेट जखने बढ़ेगा, रेट जखने घटेगा तो बिक्री बढ़ेगा, रेट घटेगा तो बिक्री बढ़ेगा, रेट घटेगा तो बिक्री बढ़ेगा। उदाहरण में देख लीजिए कोई 40 रुपये चीनी दे रहा, आप 35 रुपये दीजिए, देखिए ना आपका सेलिंग बढ़ जाएगा। सेलिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सेलिंग बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर के रेट में 20% कम हो गया, रेटे को घट गया, जब रेटिए घट गया तो इसका जो है यानी सेलिंग क्या होगा? सेलिंग बढ़ेगा। तो सेलिंग कह रहा है कि 20% बढ़ेगा तो दुकान के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए हम आपको बताते कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो 20% क्या हो गया? घटा, तो लिखेंगे माइनस, 2 डायमेंशन ट्रिक्स पर बनाइए, -20%, ठीक ना। तो -20 यहाँ का यानी घटा मतलब माइनस, घटा मतलब कम मतलब माइनस, और फिर यहाँ 20% बढ़ा तो +20%, कितना हो गया? प्लस। तो -20 + 20, -20 + 20। अब इसी को लिख लीजिए गुना में, प्लस माइनस माइनस, 20 20 400, 400 बट्टा में 100 दे दीजिए। बिल्कुल 2 डायमेंशन ट्रिक्स, इसको कहते हैं 2 डायमेंशन ट्रिक्स। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन ट्रिक्स। तो -20 अब +20 तो कटिए गया, अब -400 में 100 से भाग देंगे तो -4% ना आएगा। कहते आएगा -4% ने, 400 में 100 से भाग देंगे -4%, तो 4 माइनस आ गया तो कमी होगा, माइनस आ गया तो कमी होगा, 4% की कमी। अब वृद्धि मत लगा दीजिएगा, वृद्धि लगाइएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस आ रहा तो यहाँ पर कमी होगा, ठीक ना। तो इसको कहते हैं 2 डायमेंशन ट्रिक्स। एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, और दोनों के एक बार गुना करके 100 डालेंगे, फटाक्सन बना देंगे। चलिए इसका 2 नंबर उत्तर होगा। क्लिक करके फटाफट सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन में चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बड़ा ही कमाल का वीडियो होगा, क्योंकि देखने के बाद बिल्कुल आपका सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान, रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता? देखिए ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं? रेगिस्तान मतलब जहाँ का मौसम गर्म हो,
मौसम क्या हो, गर्म हो, जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं के बराबर होती हो, बलुई मिट्टी होती है, ठीक ना। तो रेगिस्तान जैसे मरी हुई भूमि कहते हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसा भी रेगिस्तान है जो ठंडा इलाका का रेगिस्तान है, ठीक ना। लेकिन मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता, मानसून मतलब बारिश से इफेक्टिव क्यों नहीं होता। तो देखिए जो ठंडा रेगिस्तान होता है बारिश से प्रभावित क्यों नहीं होता, ऑप्शन है ठंडी रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है, गलत बात, ये बात गलत है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में हुआ, ये बात सही है, ठीक ना, ये बात सही है। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां और ठंडियां होती है, ये भी गलत बात है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर नहीं है, बहुत ऊंचाई पर होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ इसका एक ही उत्तर सही होगा कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होती है और अधिक ऊंचाई पर होती है, और यही कारण है कि यहाँ मानसून से प्रभावित नहीं होता, ठीक ना, मानसून से प्रभावित नहीं होता, मानसून से प्रभावित नहीं हो सकता। अब देखिए प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिएगा। देखिए पेनिसुला को लिखा 111, पेनिसुला को लिखा 111, तो उसी कुट भाषा में डिकोटोमी को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए ABCD तो आप लोग को आता है, ए है 1 नंबर पर, बी है 2 नंबर पर, सी है 3 नंबर पर, जेड है 26 नंबर पर, जेड है 26 नंबर पर। इसी तरीके से पेनिसुला में देखिए 16 + 5 + 14 + 9 + 14 + 19 + 21 + 12 + 1 सबको जोड़ेगा तो 111 होगा। इसी प्रकार से डिक्टोटोमी, डी का मतलब हुआ 4, डी का मतलब हुआ 4, 4 अजोर आई का हो गया 9, 9 अजोर 9 के जोर के बाद हो गया सी मतलब 3, 3, ठीक ना, ये 3 हो गया। देखिए थोड़ा सा हम आपको जोड़ करके दिखा देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ पर इसको पतला कर लेते, चलिए अब हो जाएगा। तो डी का हो गया 4, 4 अजोर 9 अजोर में 3 अजोर 3 के बाद कितना हो जाएगा 8, एच का होता 8 अजोर, 8 के बाद ओ का हो गया 15, 15 अजोर 15 के बाद हो जाएगा 13, एम का होता है 13, वाई का होता है 25। देखिए सब को जोड़िएगा ना तो 112 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 112 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो 112 पर फटाक्सन क्लिक मारिए, इसे सबमिट कर दीजिए। मतलब सबको जोड़ लेना, ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4, ई मतलब 5, एफ मतलब 6, ठीक ना, ऐसे करके सब अंक को जोड़िए, यानी इस हिसाब से, ठीक ना, सब आपका हो जाएगा। चलिए काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी में कपास की खेती खूब होती है, काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है वो क्या है, कपास। लेकिन काली मिट्टी के एक और नाम है, क्या है, एक और नाम है, क्या नाम है, एक और नाम है, एगो और नाम है, ठीक ना। तो एगो और नाम क्या है, रेगुर मृदा, मृदा कहिए या मिट्टी कहिए बात बराबर ही हुआ। काली मृदा का एक और नाम है रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी कहिए या रेगुर मृदा कहिए, इसी को कहा जाता है। खादर तो होगा नहीं, बांगर तो होगा नहीं, ठीक ना। तो नंबर 1 वाला इसका आंसर होगा, क्लिक करके सबमिट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, संवेग मतलब जो मन में आए और इस मन को प्रभावित करे, मन को प्रभावित करे, मन को प्रभावित करे। डर एक संवेग है, डर एक क्या है, डर एक संवेग है, डर एक क्या है, डर भय सब संवेग होता है, ठीक ना, क्या है संवेग है। स्मृति उत्तेजना ध्यान ये सब संवेग नहीं होगा, डर क्या है संवेग है, डर क्या है संवेग है, डर क्या है संवेग है। क्लिक कर कीजिए, सबमिट कीजिए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत, देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्या नाम है रेटिनॉल, क्या नाम है रेटिनॉल, क्या नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए सबसे बेसी कत्तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, विटामिन ए के कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, क्या होता है रतौंधी नामक रोग। और इसे विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, गाजर में, कहाँ मिलेगा गाजर में, कहाँ मिलेगा गाजर में, गाजर में, ठीक ना। तो विटामिन ए, तो 1 पर क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ताजमहल के पीले होने का कारण, आपको पता है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, और बनाने वाले व्यक्ति कौन है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और यह पीला हो रहा, क्या हो रहा, पीला हो रहा है। तो पीला चूंकि बहुत दिन हो गया तो इसमें रासायनिक प्रभाव हो रहा है, और खास करके रासायनिक प्रभाव किसके कारण हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड, सूत्र होता है SO2, तो SO2 के कारण ही जो है यह पीला रंग का हो रहा है। सल्फर मत लगा देना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्लोरीन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक। तो SO2 इसका से उत्तर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ताजमहल का अब जो है रंग पीला होने लगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है, 9 वर्ष बाद इनकी उम्र 3:4 होगी, तो बताएं कि बी की वर्तमान। देखिए इसको हम आसान तरीके से बना देंगे, देखिए कैसे बनेगा, कहीं ध्यान दीजिए। चलिए देखिए ए बी का अनुपात है 3:5, कहते हैं 3:5 है ए बी के, ठीक ना। अब है कि 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद एक अनुपात हो गया 3:4, कितने हो गया 3:4, क्रॉस गुना कीजिए, क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 4 तिया 12, तो बड़का में छोटका घटा लीजिए, तो 5 तिया 15 में से 4 तिया 12 गया तो बच गया 3, 3 बराबर में आई दोनों के अंतर कर लीजिए, 4 में से 3 गया तो 1 गुने ऊपर में कितने वर्ष है 9 वर्ष, तो 3 तिया 9, तो 1 यूनिट का मान आ गया 3, 1 यूनिट का मान आ गया 3, 1 यूनिट का मान आ गया 3। अब क्या कह रहा, तो बी का वर्तमान आयु, तो बी तो ये है ना,
बी तो ये वाला है, ये बी है और ये ए है, तो बी का पूछ रहा, तो बी में गुना कीजिए, 3 को 5 से करेंगे, 3 पचे 15, कितना हो जाएगा 15। लेकिन अगर ए का पूछता तब 3 तिया 9 हो जाता, कितने होता 9। अगर दोनों का योग पूछता तो 15 9 24 हो जाता, मतलब लेकिन सिर्फ पूछ रहा बी का वर्तमान आयु, तो बी को बिल्कुल जो है 3 आया है, 3 को बिल्कुल 5 से गुना कीजिए, बी का मान है तो 3 पचे 15 बरस हो जाएगा। बिल्कुल साथी क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस के लेखक कौन है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सीटी कुरियन। क्या हो जाएगा सीटी कुरियन, क्या हो जाएगा सीटी कुरियन। क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि किसी ड्रम में 250, देखिए ड्रम लिखना चाहिए तो यहाँ थोड़ा सा जो है ये टाइपिस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% टपकिए गया, 5% टपकिए गया, क्या कर गया टपक गया, मतलब चू गया, क्या हो गया चू गया, गाँव वार में सुनते होंगे चू गया, ठीक ना। तो टपक गया, पानी क्या हो गया, सॉरी तेल क्या हो गया टपक गया, 5%। देखिए इसमें 250 लीटर है, तो 250 लीटर अपने आप में क्या परसेंट है 100% है, क्या परसेंट है 100% है, क्या परसेंट है 100% है। जब 5% तेल टपकिए गया तो बचा कहते 95 न बचा, बचा कहते 95 न बचा, बचा कहते 95 न बचा, बस 95 पर क्लिक मारिए और उसे सबमिट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुभाषी कक्षा के लिए बच्चों की भाषाएं क्या है। बहुभाषी ककरा कहते हैं, बहुभाषी मतलब एक कक्ष में बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे, जैसे कोई मैथिली बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मगधी बोल रहा है, ठीक ना, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई आसामी बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है। तो बहुभाषी क्लास होते क्या होगा, इसे हम लोग कैसे एक मास्टर के रूप में, अगर आप एक शिक्षक हैं तो क्या कर सकते हैं, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक के लिए जटिल चुनौती है क्या, नहीं, निगेटिव बात नहीं लेना है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करता है, यह गलत बात हो गया। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, यह भी गलत बात है। संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आप मान चलिए आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और 10 गो बच्चा है, अलग अलग राज्य का है, तमिल तेलुगु इसमें सब अलग अलग भाषा बोल रहा है, मैथिलियो बोल रहा है अपना अलग भाषा, अब भोजपुरियो बोल रहा है। तो क्या कीजिएगा, तो इसको क्या यानी जब बच्चा अलग अलग भाषा वाला है तो बहुभाषी क्लास हो गया। तो बहुभाषी में क्या होगा कि अगर एक बच्चा को मैथिली आता है और दूसरे को उड़िया आता है, तो उड़िया वाला विद्यार्थी मैथिली सीख सकता है और मैथिली वाला जो उड़िया भी सीख सकता है। तो ये संसाधन के रूप में इसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए गलत नहीं है, ठीक ना। तो निगेटिव चीज रखना होगा, इसको छाटिए और पॉजिटिव वाला आंसर को क्लिक करके इसे फटाफट सबमिट मार दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक मतलब सोना का पदक, स्वर्ण पदक मतलब सोना का पदक, सोना का पदक भारत ने जीता है क्या गो, तो 22 गो, क्या गो जीता है 22 गो, क्या जीता है 22 गो, क्या गो 22 गो, क्या गो 22 गो, क्या गो 22 गो जीता। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। ईवीएस कक्षा की गतिविधि है, गतिविधि मतलब एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी है। तो देखिए श्याम पट्ट का उपयोग तो करना ही चाहिए, श्याम पट्ट का उपयोग करना चाहिए, भी एक्टिविटी है। फील्ड भ्रमण ये भी एक्टिविटी है। चित्र पर को पढ़ना मतलब फिगर को रीड करना, जैसे फिगर से बहुत चीज इंडिकेट हो जाता है, जैसे फिगर में कोई हंसता नजर आ रहा तो समझ लिए कि फिगर को पढ़ करके समझ लिए कि यहाँ हंस रहा, ठीक ना। तो फिगर को पढ़ना इनमें से सभी हो जाएगा इसका से उत्तर, इनमें सभी क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम सभापति, देखिए अभी वर्तमान वाला तो पूछिए न रहा, पूछ रहा है कौन पहला वाला। तो बिहार विधान सभा जो है, सॉरी परिषद जो है, एमएलसी जो है, सभा पूछेगा तब तो एमएलए वाला आपका हो जाएगा, विधानसभा अलग हो गया और विधान परिषद अलग हो गया। तो विधान परिषद का प्रथम सभापति का नाम क्या था, तो प्रथम सभापति का नाम था राम दयालु सिंह। क्या नाम था राम दयालु सिंह, क्या नाम था राम दयालु सिंह, क्या नाम था राम दयालु सिंह बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, भारत के 14वां उपराष्ट्रपति के नाम क्या है, तो 14वां उपराष्ट्रपति के नाम है साथी, वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति उनका नाम है जगदीप धनखड़। 13वां उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल साथी अभी वर्तमान में कौन है जगदीप धनखड़, ऐसे पहले थे वेंकैया नायडू। लेकिन 15वां वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, यानी 15वां राष्ट्रपति कौन है द्रौपदी मुर्मू, और 15वां प्रधानमंत्री है तो कौन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो साथ ही उपराष्ट्रपति पूछ रहा था, 3 पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार संबंध किससे संबंध है,
तो साथ ही रचनावाद से किससे संबंध है? रचनावाद से। तो एनसीएफ 2005 जो है वो रचनावाद से संबंधित है। किससे है? रचनावाद से। किससे है? रचनावाद से। किससे है? रचनावाद से। किससे है? रचनावाद से एनसीएफ 2005 संबंधित है। मंजूर का समानार्थी शब्द, यानी मंजूर मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। ने कहा था मंजूरी तो मिल गई, तो मंजूरी मिल गई मतलब एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक ना। तो अगर मंजूरी मिल गई है तो बात बन जाएगा। तो बात कब बनेगा? जब स्वीकार हो जाएगा। बात बनेगा कब? जब स्वीकार हो जाएगा। प्रस्ताव तो होगा नहीं, पसंद तो होगा नहीं, अच्छा तो होगा नहीं। तो मंजूर का समान अर्थ वाला शब्द, समान अर्थ वाला, तो स्वीकार्य न होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित की विधि है? तो आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है, आधुनिक आवर्त सारणी का नाम सुने होंगे, जिसको कौन बनाया था? तो मोसले और प्रिस्टले ने, और पहला बनाया था इनके नाम मेडलिव के नाम से। तो मेडलिव ने पहला आवर्त सारणी बनाया था, और आधुनिक जो बनाया था प्रिस्टले और मोसले प्रिस्टले ने, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पूछ रहा है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि है? तो हो जाएगा साथी वर्जिलियस। क्या हो जाएगा? वर्जिलियस। क्या हो जाएगा? वर्जिलियस। और पहला वाला था वो डाल्टन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन वर्तमान वाला आधुनिक पूछ रहा है तो वर्जिलियस पर क्लिक कर कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि स्थान को, दूरी को और दिशा को, स्थान को, दूरी को, दिशा को, स्थान को, दूरी को, दिशा को, अगर सापेक्ष स्थिति को समझना है तो इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता क्या है? मतलब किसके माध्यम से इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं? किसके माध्यम से समझ सकते हैं? तो ग्राफिक कौशल तो बिल्कुल नहीं, दिशात्मक कौशल तो ये भी नहीं होगा, स्थितीय कौशल ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? चित्रण कौशल। तो फिगर जो यानी जो फिगर वाला जो कौशल होती है, चित्रण कौशल होता है, इसके माध्यम से स्थान को भी, दूरी को भी और दिशा को भी अच्छे तरीके से जो है समझा जा सकता है और अध्ययन की जा सकती है। तो बिल्कुल यही इसका सही उत्तर होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोक नायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो आसान प्रश्न है, बिल्कुल साथी क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। उपाधि उन्हीं को मिला था। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई। बैरोमीटर एक यंत्र है, बैरोमीटर एक यंत्र, इसका अगर पारा अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम खुलेगा, ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम खुलेगा। अगर अचानक गिर गया तो आंधी तूफान आने वाला है, ठीक ना, आंधी तूफान चक्रवात आने वाला है, ठीक ना। इसे ये सब ध्यान दीजिए। और धीरे धीरे अगर गिर रहा तो बारिश होने की संभावना, धीरे धीरे गिर रहा तो बारिश होने की संभावना है। तो बैरोमीटर का अगर जो है उसका अगर कांटा अगर जो है धीरे धीरे ऊपर अगर चढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो समझिए मौसम खुलेगा, मौसम साफ होगा। धीरे धीरे नीचे अगर गिर रहा तो समझिए वर्षा होगा। अचानक अगर नीचे गिर रहा तो समझ लीजिए बिल्कुल जो है ये मौसम तूफान उफान आने वाला, ठीक ना। तो धीरे धीरे वृद्धि कर रहा तो मौसम साफ होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में मिड डे मील के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो मिड डे मील तो समझबे करते हैं, मध्याह्न भोजन जो स्कूल में होता है, बच्चों को भोजन मिलता है। तो 4 गो ऑप्शन में से छांटिए, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते। देखिए नकारात्मक तो पहले लेना ही नहीं है, ठीक ना। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, यह भी गलत बात है। देखिए बात वैसे आपको पता है कि आखिर स्कूल में क्या होता है वर्तमान समय, लेकिन जो प्रश्न के हिसाब से हम लोग को सही उत्तर लगाना है। शिक्षण अधिगम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत बात है। लेना देना है भाई, लेना देना है, क्योंकि जब भोजन मिलने लगा तो विद्यार्थी की संख्या बढ़ गई है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। देखिए जखने अवसर देखा तो अवसर मतलब होता मौका, मौका मतलब कहीं पॉजिटिव शब्द है, पॉजिटिव शब्द है तो टिक मारिए है में, यही एक सही उत्तर होगा। क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए दबा के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% हानि उठाता है और 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने मूल्य पर बेचेगा? देखिए 180 रुपया में बेचता है तो हानि होता है, तो जो 180 रुपया में बेचलो पर अगर हानि हो रहा मतलब एक दाम की होगा, बेसी होगा। बात को समझ लीजिए। 180 रुपया में वस्तु किसी वस्तु को बेचता है तो 25% का हानि हो जाता है, मतलब 180 में बेचने पर हानि हो रहा मतलब ये वस्तु के दाम क्या होगा? बेसी होगा। दाम क्या होगा? बेसी होगा। दाम क्या होगा? बेसी होगा। और 25% अगर लाभ और कमाना है तब उसका जो है कितना पर बेचेंगे? तो देखिए 180 रुपया तो हो ही गया, इसका 25% हानि हो रहा है, बेचने पर हानि हो रहा था। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर में 25% हानि हो रहा मतलब 75। कितने हो गया? 75 मतलब कितने हो गया? 75। अब देखिए गुना 25% लाभ लेना है तो 125 लाभ में जोड़ेंगे, हानि में घटाएंगे, बट्टा में 100 दे देंगे तो 100 खत्म तो अनहिते हो गया। 25 तिया 75 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, 3 से काटिए एक राता 60 हो गया, 60 तिया 180 आ 60 पंचे 300, 60 पंचे 300, 60 पंचे 300। क्लिक कीजिए और फटाफट इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में दुगुनी, तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा।
तो माना कि धनराशि 100 है, ठीक ना। तो 20 वर्ष में दुगुनी हो गया, तो मतलब 100 का 200 हो गया, 100 का 200 हो गया, 200 का 400 हो जाएगा। तो 100 अगर मूलधन लिए हैं तो 200 हो जाएगा, मतलब ब्याज कितने हुआ, 21 हुआ। 100 तो मूलधन ही हुआ, 100 ब्याज हुआ, तो 100 गुने ऐसा है। अब बट्टा में मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, तो 20 डाल देंगे समय, तो ठीक ना। 20 वर्ष समय है तो 100 कटिए गया, 20 पंचे 100, तो 5% दर कितने आ गया, 5% दर आ गया, 5% दर आ गया, 5%। अब कह रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी तो 100, तो 4 गुनी हो जाएगी मतलब 100 का 400 हो जाएगा, 100 का 400 हो जाएगा, मतलब ब्याज 300 होगा, तो ब्याज कितने होगा 300। अब बट्टा में मूलधन गुने ये आपका दर आ गया 5%, तो 100 खत्म हो गया। 5 को अब 5 से भाग दीजिए 300 में, तो 60 आ जाएगा, 60 पंचे 300, तो 60 बरस कितने हो जाएगा, 60 बरस कितने हो जाएगा, 60 बरस कितने होगा, 60 बरस कितने होगा, 60 बरस। क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से उस खाली स्थान पर कौन सा आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 5 के स्क्वायर जो है 25 हुआ, 5 के स्क्वायर 25 हुआ, और 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 81 जो है 9 का स्क्वायर हुआ। कहते के स्क्वायर 9। तो देखिए विषम संख्या, पहले 1 लिए, फिर 3 लिए, फिर 5 7 लिए, फिर 9 लिए, फिर 11 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 11 लेंगे। तो विषम संख्या का क्रम है, किसका क्रम है, विषम संख्या का। तो 1 3 5 7 9, तो अब ले लेंगे 11, तो 11 का स्क्वायर कितने होगा, 121 न होगा, 125 तो नहीं न होगा। तो मानिए 121 पर क्लिक कीजिए और फटाफट से सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। देखिए खमीर, तो खमीर जो बनता है ना, ये आपको बनता है शराब से। देखते होंगे शराब से बनता है, किण्विकरण का नाम तो सुने होंगे। तो खमीर का जो उपयोग किया जाता है इस किसके उत्पादन में, तो शराब के उत्पादन। शराब बनता है वैसे नहीं, शराब को बनाने के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। सरा गला करके चीजों को जो है उसे शराब बनाई जाती है। और शराब में किसका मात्रा होता है, अल्कोहल का। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का उपयोग होता है, तो C2H5OH। मिथाइल का होता है CH3OH, ठीक ना। मिथाइल अल्कोहल पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल का उपयोग शराब में की जाती है। लेकिन शराब में अगर जो है अल्कोहल की मात्रा जो है अनुपात में होना चाहिए। ज़्यादा अगर अनुपात अगर जो है सीमित अनुपात से अपेक्षा अगर ज़्यादा अनुपात में मिल गया तो दिक्कत उससे भी शराब पीने से हो जाता है, जहरीला शराब बन जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध मतलब गाय को काटने से प्रतिबंधित किया गया, गाय को मारने से प्रतिबंधित किया गया। कब, कहते हैं 1955 में। 1955 में। वैसे भी आपको पता है गो यानी गो का वध तो करना ही नहीं चाहिए, तो गलत बात है भाई, बिल्कुल ये गलत बात है। तो गोवध जो है ये प्रतिबंधित किया गया। कब प्रतिबंधित किया गया बिहार में, तो 1955 में। कब किया गया, 1955 में। कब किया गया, 1955। तो 1955 में बिहार में गोवध मतलब गाय को काटने के लिए जो है मना कर दिया गया, नियम जो है लगा दिया गया 1955 में। वाटर गैस किसका मिश्रण। देखिए वाटर मतलब पानी, तो पानी में तो हाइड्रोजन होता है ना, पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जैसे H2O इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन दिस कंपाउंड। लेकिन वाटर गैस जो होता है दोस्तों, वाटर गैस जो होता है, तो वाटर गैस में होता है CO प्लस H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, CO प्लस H2 क्या हो जाएगा, CO प्लस H2। बिल्कुल 2 नंबर पर क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा, 2 नंबर पर क्लिक कीजिए तभी सबमिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल चलने वाली बस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया। यानी भारत में एक ऐसा शहर है जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल से मतलब हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला बस का अनावरण किया गया था। हाइड्रोजनी ईंधन से चलेगा बस, हाइड्रोजनी ईंधन से चलेगा बस। तो कौन चलेगा, कहाँ था, पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो पुणे पर क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। आनंद क्या है, वांछनीय। आनंद क्या है, वांछनीय। वांछनीय मतलब क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन में से छाटिए उत्तर को। हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, सब चाहता है कि भाई हमारा एंजॉय खूब ले, ठीक ना, पूरा सुविधा मिले, एक नंबर से मौज मस्ती हो, शौक मौज सब कुछ हो, घरे बैठल सब कुछ पैसा और रुपया और सब आए, आराम से मौज मस्ती हो, सब कोई चाहता है, ये बात तो सही है। आनंद आवश्यक है, ये बात तो सही है, आनंद आवश्यक है। लेकिन अवांछनीय का मतलब क्या होगा, तो अवांछनीय का मतलब होता है कि हर कोई चाहता है कि आनंद की इच्छा रखता है, तो हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, यही इसका सही उत्तर होगा। कुछ व्यक्ति आनंद की इच्छा रखते, गलत बात। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन इसका सही उत्तर थोड़े होगा, क्योंकि वांछनीय मतलब होता है कि आनंद की इच्छा रखने वाला सभी व्यक्ति, हर कोई चाहता है कि हमारा मौज मस्ती हो, बैठले में रुपया आए, बैठले में आनंद हो, सुतले में सब कुछ मिल जाए, ठीक ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है भाई,
मेहनत करना पड़ता है। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष तो हो जाएगा आपको राजीव रंजन प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजीव रंजन प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजीव रंजन। आप बिहार विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष तो रामदयालु सिंह। बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष तो रामदयालु सिंह, और ये आपका विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष तो राजीव रंजन प्रसाद। ठीक ना। तो साथी नंबर 4 पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल मतलब जगह के मामले में यह कौन जिला है बिहार में जो जगह सबसे बेसी है? तो जगह सबसे बेसी है, जगह सबसे बेसी है, क्षेत्रफल बड़ा है तो साथी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और छोट क्षेत्रफल में पूछेगा तब शिवहर, तब पूछेगा तो शिवहर, तब पूछेगा तो शिवहर। तो सबसे बेसी जगह है बिहार में कौन जिला में? तो पश्चिमी चंपारण जिला में। और सबसे कम पूछेगा तो शिवहर में। तो बेसी ये वाला ना पूछ रहा था, बेसी ये वाला अपन मारिए, क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रव्यमान कभी भी चंद्रमा और पृथ्वी पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। बदलता क्या है? तो भार। क्या बदलता है? भार। क्या बदलता है? भार। क्या बदलता है? भार। तो अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर जो है पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर जो है 60 केजी का है तो चंद्रमा पर 6 केजी का होगा। ठीक ना। तो वहां 1/6 हो जाता, वहां 1/6 होता, लेकिन भार बदलता है। क्या बदलता है? भार। और द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान 10 केजी है अगर चंद्रमा पर, तो 10 केजी होगा इसमें।